चले तो पांव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। नरेंद्र मोदी में हिम्मत की कितनी कमी है, यह बात तो देश पिछले 11 सालों से कई बार अनुभव कर चुका है, देख चुका है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का डर खुलकर दिखाई देने लगा है। मोदी का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं उनके हाथ से सत्ता न चली जाए, और इसीलिए अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता के हितों को दांव पर लगाने से भी नरेंद्र मोदी नहीं हिचकिचाते हैं। मोदी के डर का एक बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा उदाहरण बजट सत्र की शुरुआत में ही नजर आया, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी की अनऑफिशियल टिप्पणी पर मोदी ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की। आप जानते हैं कि मोदी गांधी परिवार से कितना डरते हैं। उनके 99.99% भाषणों में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की बुराई होती है। किसी न किसी तरह वो गांधी परिवार या कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं और लोगों को बताते हैं कि देश की बदहाली गांधी परिवार के कारण है। लोगों ने पहले मोदी के इस झूठ पर यकीन कर लिया था और उन्हें सत्ता सौंप दी ताकि अच्छे दिन आ जाएं। हालांकि देश में 2014 के पहले केवल गांधी परिवार या कांग्रेस का ही शासन नहीं रहा, बल्कि जनता दल, संयुक्त मोर्चा, एनडीए सभी की सरकारें रहीं। और शास्त्री जी से लेकर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, एचडी देवेगौड़ा, बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कई प्रधानमंत्रियों ने देश पर शासन किया। लेकिन मोदी के भाषणों में इन प्रधानमंत्रियों और उनकी सरकार का जिक्र न के बराबर आता है। उनका पूरा फोकस केवल गांधी परिवार पर रहता है। गांधी परिवार से तो केवल नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री रहे। सोनिया गांधी के पास 2004 में मौका था कि वे प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने सांसदों के बार बार आग्रह के बाद भी इस पद को स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी के बारे में आप जानते हैं कि राहुल गांधी न 2004 में कैबिनेट में शामिल हुए और न ही 2009 में कैबिनेट में शामिल हुए, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। फिर भी मोदी गांधी परिवार को शाही परिवार बोलकर दुष्प्रचार करते रहे। यह दुष्प्रचार एक बार फिर करने की उन्होंने कोशिश की और इसमें राष्ट्रपति भवन तक को उन्होंने घसीट लिया। लेकिन मोदी के ये खेल अब जनता समझने लगी है दोस्तों। इसलिए शुक्रवार को खड़ा किया गया विवाद शनिवार आते आते शांत भी हो गया। मगर शनिवार को मोदी फिर फंस गए, क्योंकि उनके तीसरे कार्यकाल में जो बजट पेश किया गया उसमें बिहार पर बरसाई गई अतिरिक्त मेहरबानियां और उस पर उठते हुए सवाल ये जो है कि क्या चुनाव के कारण नरेंद्र मोदी ने बाकी राज्यों के साथ अन्याय किया है, इस पर नरेंद्र मोदी घिर गए। मोदी महाकुंभ के बहाने भी हिंदू हृदय सम्राट की अपनी कुर्सी को पक्का करना चाहते थे, लेकिन यहां मची भगदड़ पर जो संवेदनहीनता बीजेपी की तरफ से दिखाई गई, उससे भी जनता नाराज है। शायद यही वजह है कि 5 तारीख को यानी 5 फरवरी को प्रयागराज जाने की योजना नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दी। वरना चाहते तो वे यही थे कि उधर वे डुबकियां लगाएं, इसी चाल में वो थे, और इधर जनता दिल्ली में बीजेपी का साथ दे, क्योंकि दिल्ली में उसी दिन वोटिंग है, मतदान है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें दिख रहा है कि दिल्ली क्या बाकी जगहों पर भी जनता बीजेपी से छिटकने लगी है, बिदकने लगी है। हिंदुत्व और राम मंदिर के कारण जो बढ़त बीजेपी ने हासिल की थी वो भी अब धीमी पड़ रही है। लोकसभा चुनाव इसका बड़ा एग्जाम्पल है। इधर कांग्रेस भी अब अपनी गलतियों को समझ रही है और उन्हें सुधारने में लगी हुई है, जिस वजह से कांग्रेस का पुराना जनाधार लौटता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का पुराना वोटर फिर से लौट आया तो मोदी के हाथ से सत्ता निकल जाएगी, ये तय मानिए। और इसी छटपटाहट में मोदी ने सोनिया गांधी को निशाने पर लेने की कोशिश की। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह बीजेपी के पैरों से खिसक रही है जमीन, और यह भी समझेंगे कि क्या है नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा डर। लेकिन सबसे पहले देखते हैं उस वीडियो को जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से चर्चा कर रही हैं और अंग्रेजी में कही उनकी बात को कितने गलत तरीके से बीजेपी ने पेश किया है। सुनिए जरा। False promise. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। आ रही है तो क्या करें? आ रही है। I'm going to leave you now. Walter, I wanted to tell you. Nice साड़ी प्रियंका।
नहीं It's daddy with daddy. All the nice sarees are either daddies or mummies. What's that? Venu's son has chicken pox. Really? इस वीडियो में सोनिया गांधी कह रही हैं कि आखिर तक आते आते राष्ट्रपति बहुत थक गई थीं। वो बमुश्किल बोल पा रही थीं। अंग्रेजी में ये बात उन्होंने कही और पुअर थिंग कहा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के लिए संवेदना ही जताई कि उन्हें इतनी देर तक भाषण देना पड़ा। सोनिया गांधी खुद 78 बरस की हैं और एक उम्र के बाद होने वाली थकान को समझकर ही शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा। किसी को उम्र और थकान का जिक्र होने पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन सोनिया गांधी ने किसी तरह राष्ट्रपति के आदिवासी होने पर टिप्पणी नहीं की, मगर मोदी ने इसे ही मुद्दा बना दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार राष्ट्रपति के अपमान पर उतर आया है। इस विवाद में राष्ट्रपति भवन को भी घसीट लिया गया। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की जो स्पष्ट तौर पर इस सर्वोच्च पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। राष्ट्रपति किसी भी पल थकी नहीं थीं, बल्कि वो हमेशा ये मानती रही हैं कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वो अपने भाषण के दौरान बोल रही थीं, कभी भी थकाने वाला नहीं होता है। राष्ट्रपति कार्यालय को लगता है कि इन नेताओं को हिंदी जैसी भारतीय भाषा में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों की जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्होंने गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी। कुछ भी हो, इस तरह के बयान बेकार, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जिनसे बिल्कुल बचा जा सकता है। तो अपनी राजनीति में राष्ट्रपति को घसीटकर मोदी ने साबित कर दिया कि उनके लिए सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं है, और इसके लिए अगर उन्हें देश की संसदीय लोकतांत्रिक मर्यादा को भी दांव पर लगाना पड़े तो वे हिचकिचाएंगे नहीं। राष्ट्रपति कार्यालय से आए बयान में सोनिया गांधी का नाम नहीं है, लेकिन जिस तरह हिंदी को लेकर टिप्पणी की गई है उससे जाहिर हो रहा है कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को इस विवाद की आड़ में बीजेपी उठा रही है और इसमें राष्ट्रपति को शामिल किया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति का अपमान तो वास्तव में बीजेपी ने किया है। वैसे कांग्रेस को महिला विरोधी, दलित विरोधी और आदिवासी विरोधी ठहराने वाले मोदी खुद किस तरह महिलाओं का अपमान करते रहे हैं, इसकी एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है दोस्तों। लेकिन यहां आपके लिए कुछ बयान पेश करने की जरूरत है। मैं आपके सामने कुछ बयान पेश कर रहा हूं जो पिछले 10-12 सालों या 12-15 सालों में नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। जरा एक एक कर देखिए, सुनिए। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कही थी। अपने पहले कार्यकाल में मोदी ने संसद के भीतर सांसद रेणुका चौधरी की हंसी पर कटाक्ष किया था। 20 साल पहले नहीं, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट। Now I would like to tell everyone, what happened to you? No, if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करिए. Sit down, Renuka, sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। To the office and also to media, सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। You control your members, please. You control your members. I have to control everybody. इसी तरह राजस्थान चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की विधवा जैसा घटिया जुमला उछाला था। कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? जब बंगाल चुनाव चल रहे थे तो मोदी ने दीदी ओ दीदी कितने स्तरहीन लहजे में कहा था, ये भी आपने सुना होगा। एक बार फिर सुन लीजिए जरा। मैं जब ये बोल रहा हूं ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया, बताओ।
ये गुस्सा करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? मैं तो हैरान हूं, मुझे किसने वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी। बंगाल के हर घर का बच्चा दीदी ओ दीदी बोलना शुरू कर दिया है। एक तरफ महिलाओं का अपमान लगातार मोदी की तरफ से होता रहा और दूसरी तरफ वो लाल किले से नारी के सम्मान का आह्वान भी करते रहे। सुनिए जरा। हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हम नारी का अपमान करते हैं। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। मोदी अपना चोला, अपनी पगड़ी, अपनी वेशभूषा कितनी बार, कितनी जल्दी बदलते हैं, यह तो देश ने देखा ही था। लेकिन देश ने यह भी देख लिया है कि मोदी ने एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, या बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार का जुमला उछाला, और दूसरी तरफ इस तरह महिलाओं को अपमानित किया। मोदी के इस दोहरेपन पर प्रियंका गांधी ने इन लोकसभा चुनावों में गुजरात में मोदी की पोल खोली थी। देखिए क्या कुछ कहा था प्रियंका गांधी ने। मणिपुर महिला पहलवान, कठुआ, उन्नाव, हाथरस ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसमें बीजेपी महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी रही और नाइंसाफी होने देती रही। इन पीड़ितों में आदिवासी महिलाएं भी शामिल थीं, दलित भी और नाबालिग बच्चियां भी। लेकिन मोदी को इनके दर्द और इनके साथ हुए अन्याय से कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन जहां बात अपने राजनीतिक फायदे की दिखी तो मोदी फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोलने लगे। असल में मोदी राहुल के नए तेवर से भी डर गए हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने हाल ही में वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में यह बताया था कि कांग्रेस की गलतियों के कारण बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला। वहीं राहुल गांधी ने यह ऐलान भी किया कि वे हर हाल में दलितों, पिछड़ों, महादलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का साथ देंगे। राहुल गांधी ने कहा था, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने पिछले 10-15 सालों में वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। अगर मैं ये नहीं कहता तो मैं आपसे झूठ बोल रहा होता, और मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, यह हकीकत है। अगर कांग्रेस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों का विश्वास बनाए रखा होता तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आती। तो राहुल गांधी खुलकर कांग्रेस की गलती बता रहे हैं और उनका इस कार्यक्रम में पहुंचना यह साबित करता है कि दलित, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। दरअसल संविधान पर आयोजित सम्मेलनों में राहुल गांधी इन वर्गों के अधिकारों की बात करते हैं। वो हर मंच से जाति जनगणना और आरक्षण यानी कि आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं। संसद के भीतर उन्होंने ऐलान किया है कि वे इस काम को करवा कर रहेंगे। बीजेपी और मोदी को इसी बात का खौफ है कि अगर समाज के इस दबे कुचले वर्ग में राहुल गांधी के कारण नई राजनीतिक चेतना आ गई और अगर उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ शक्ति भी हासिल हो जाएगी तो फिर बीजेपी की हिंदुत्व और सवर्ण मानसिकता वाली राजनीति का बंटाधार हो जाएगा। आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी ने महू के सम्मेलन में कहा था कि आपके पास राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए, केवल राजनीति में हिस्सेदारी काफी नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार दलितों के अपमान और उनके हक पर मारने की बात, हक और हक पर उनके हक को छीनने, मारने की बात जो हो रही है उसको उठाते रहे हैं और इस पर बीजेपी को घेरते आए हैं। इसलिए बीजेपी किसी न किसी तरह खड़गे का अपमान करती है। महू के सम्मेलन में जब खड़गे ने कहा, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि डुबकी मारने से भूखे को रोटी नहीं मिल जाएगी। महू में जब वो बोल रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उन्होंने कहा था कि महाकुंभ की डुबकी लगाने से आपकी जो आपके पेट की भूख है या बेरोजगारी है वो दूर नहीं हो जाएगी। तो बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। लेकिन यही बीजेपी महाकुंभ में आए कई सनातनियों की भगदड़ में जो हुई है मौत, उस पर लीपापोती करती रही। तब उसे धर्म का और हिंदुओं का ख्याल नहीं आया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कई विपक्षी दलों ने इस पर बीजेपी की पोल खोल दी। बीजेपी के चेहरे से जैसे जैसे नकाब उतर रहे हैं दोस्तों, लोग उसकी हकीकत समझ रहे हैं। इसी से खार खाए हुए नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार को निशाने पर लिया, लेकिन एक बार फिर उनका निशाना शायद चूक गया है। खैर, शायर जोश मलसियानी ने ठीक ही फरमाया है कि जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों,
जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।